चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। तो पिछले टॉपिक में प्यारे साथियों हमने 1909 के भारत परिषद अधिनियम तक चर्चा की होगी, लेकिन आगे हम लोग 1919 के भारत शासन अधिनियम पर बात करेंगे। कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा? भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। भारत शासन अधिनियम 1919 पर हम लोग बात करेंगे। तो प्यारे साथी, भारत शासन अधिनियम 1919 को आने के कई आधार रहे हैं, कई उद्देश्य रहे हैं इसके। तो देखिएगा क्या आधार थे इसके, क्या जड़ थी, क्यों आया है 1919 का भारत शासन अधिनियम भारत में। इसके कुछ उद्देश्य भी थे, मैंने बताया कुछ आधार हैं, कुछ उद्देश्य हैं। तो पहले आधार समझते हैं, उद्देश्य तो आप लोग प्रावधान में समझ जाएंगे। तो देखिए पहला क्या है कि आप लोग जानते हैं कि 1909 के भारत शासन अधिनियम से इन लोगों ने क्या करा है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी है। यानी कि इन्होंने मुसलमानों को एक अलग ही संप्रदाय के आधार पर क्या कर दिया है, स्थापित कर दिया है। मैंने कहा कि पहला आधार यह है कि इन्होंने मुसलमानों को क्या कर दिया, एक समाज में अलग ही जगह बना दी, उनकी अलग ही संप्रदाय के तौर पर उन्होंने स्थापित कर दिया। दूसरा मैं आपको बता दूं कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो चुका है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो चुका है 1916 में। लेकिन अब प्यारे मित्रों, जब समझौता हो चुका है तो अलग अलग एक संप्रदाय के तौर पर अलग स्थापित करने की बात नहीं है अब, क्योंकि अब तो हम भाई भाई हो चुके हैं, है ना। तीसरा मैं आपको बता दूं कि इस समय 1914 के समय 1914 में प्यारे साथियों पहला वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका है। कब? 1914 में, और ये चलेगा 1918 तक। प्यारे मित्रों, 1914 के वर्ल्ड वार में प्रथम जो वर्ल्ड वार हुआ, यानी कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ, उसमें भारतीयों को मिलाना अति आवश्यक था। भारतीयों को मिलाना अति आवश्यक था। तो जब भारतीयों को मिलाना अति आवश्यक था प्यारे मित्रों, तो इस समय जो भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू साहब, इस अधिनियम का दूसरा नाम प्यारे मित्रों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोला जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो मैंने क्या बताया प्यारे मित्रों आपको? तो मॉन्टेग्यू साहब जो थे, तो जब भारतीयों को मिलाना बहुत जरूरी है प्रथम विश्व युद्ध में, तो ये जो मॉन्टेग्यू साहब हैं, मॉन्टेग्यू साहब अब घोषणा करेंगे। क्या घोषणा करेंगे? देखिए सुनिएगा मेरी बात कि भैया आप अब भारत पर शासन कैसे करेंगे। जब भारतीयों को आप जो पहले से देते आ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं आप ज़्यादा देंगे, जब भी तो आप भारतीयों के ऊपर शासन कर पाएंगे। तो जब भी भारतीय प्रथम विश्व युद्ध में इन्हें साथ देंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो मॉन्टेग्यू साहब थे इन्होंने घोषणा करी प्यारे मित्रों, मॉन्टेग्यू साहब ने क्या करी प्यारे मित्रों? मॉन्टेग्यू साहब ने घोषणा करी। कब? इन्होंने घोषणा करी प्यारे मित्रों 20 अगस्त 1917 को। इन्होंने घोषणा करी 20 अगस्त 1917 को। इन्होंने घोषणा करी कि हमारा उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार देना है। क्या बताया इन्होंने? कहा कि भैया हमारा जो उद्देश्य है वो भारत में एक उत्तरदायी सरकार देना है। हमारा उद्देश्य मतलब ब्रिटिश सरकार का जो उद्देश्य है वो भारत में क्या देना है, एक उत्तरदायी सरकार देना है। तो प्यारे मित्रों, पहली बार भारत में उत्तरदायी सरकार जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। कब? 1919 के भारत शासन अधिनियम में। तो इसमें पहला प्रावधान अब हम लोग देखते हुए चलेंगे। पहला प्रावधान क्या आया, क्या देखने को मिलेगा कि प्रथम बार भारतीयों
भारतीयों के लिए, प्रथम बार भारतीयों के लिए उत्तरदायी सरकार जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। अब प्यारे मित्रों, उत्तरदायी सरकार दी गई या ना दी गई वो बात का विषय है, लेकिन आप लोग समझिएगा पहला प्रावधान है कि प्रथम बार भारतीयों को उत्तरदायी सरकार जैसे देने के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, यानी कि उत्तरदायी सरकार दी जाएगी भारतीयों के लिए। किसने कहा? तो ये मॉन्टेग्यू साहब ने करा, इन्होंने घोषणा करी 20 अगस्त 1947 को। दूसरा प्रावधान आप लोग समझिएगा कि प्यारे मित्रों, अब तक क्या होता था कि आप लोग जानते हैं कि जो भारत सचिव जो पद लाया गया था 1858 में, भारत सचिव जो पद लाया गया था 1858 में, जब यह पद लाया गया था तब उस समय इसकी जो वेतन भत्ते थे वो भारतीय राजस्व पर ही भारित किए गए थे, यानी भारत के खाते से, यानी भारत सरकार ही क्या देगी? उसको वेतन भत्ते देगी। लेकिन प्यारे मित्रों, यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ कुछ सुधार हो रहा है, यहाँ कुछ सुधार हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि अब भारतीय राजस्व से हटाकर वह इंग्लैंड के राजस्व पर भारित करेंगे। किसका वेतन? भारत सचिव का वेतन। तो दूसरा प्रावधान है कि भारत सचिव का वेतन, भारत सचिव के वेतन भत्ते, भारत सचिव के वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से हटाकर इंग्लैंड के राजस्व पर भारित किए गए। तीसरा प्रावधान आपने देख लिया, दूसरा। अब देखेंगे हम लोग तीसरा। तीसरे प्रावधान में हमको देखना है प्यारे साथियों कि आप लोग जानते कि जो भारत सचिव था, इस भारत सचिव की सहायता के लिए, ये जो भारत सचिव था कि भारत सचिव की सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान आया। तो उच्चायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान यहाँ से आया प्यारे साथियों। ठीक है, बात सही है, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए अगला देखते हैं हम लोग, चौथा नंबर प्रावधान। क्या आप जानते हैं कि एक ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल थी? अरे थी नहीं थी प्यारे साथियों, मैंने ये बात आपको पहले बताई है, जहां मैं आपकी पहली क्लास होगी वहां मैंने आपको बताया होगा कि ये जो 1853 से जो अखिल भारतीय विधान परिषद या ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, इसको प्यारे साथियों 1919 के भारत शासन अधिनियम में जाकर के द्विसदनीय बनाया गया। क्या करा गया? इसको द्विसदनीय बनाया गया, यानी कि इसमें द्विसदनवाद लाया गया। कहाँ पर? जो केंद्रीय अखिल भारतीय विधान परिषद है, यानी केंद्रीय जो विधान परिषद है उसमें, यानी कि अखिल भारतीय विधान परिषद में द्विसदनवाद लागू किया गया। क्या था इसका स्ट्रक्चर? प्यारे मित्रों, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर था। ये क्या थी? अखिल भारतीय विधान परिषद थी। अब तक इसमें एक सदन था, लेकिन अब क्या हो चुका है? अब ये द्विसदनीय हो चुकी है। तो एक का नाम रखा गया प्यारे साथियों विधानसभा, एक का नाम रखा गया विधानसभा, दूसरे का नाम रखा गया राज्य परिषद। क्या रखा गया? दूसरे का नाम रखा गया राज्य परिषद। ये जो विधान परिषद है, विधानसभा है, इस विधानसभा में
145 सदस्य थे, और ये जो राज्य परिषद थी इसमें थे प्यारे मित्रों 60 सदस्य। कितने थे? इसमें 60 सदस्य थे, इसमें कितने हैं? 145 सदस्य हमारे हैं प्यारे मित्रों। बात यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब ये जो 145 सदस्य हैं प्यारे मित्रों, इस 145 सदस्यों में, इन 145 सदस्यों में 104 का होना है क्या? निर्वाचन। क्या होना है? निर्वाचन होना है इनका। और बच गए कितने? बच गए हमारे 41। 41 क्या होना है? मनोनयन। क्या होना है? मनोनयन इनका होना है, यानी कि मनोनीत होने हैं। बात क्लियर है? वायसराय द्वारा। अगला हमारे 60 सदस्य किसमें? राज्य परिषद में है। 60 में से प्यारे मित्रों 34 का होना है क्या? निर्वाचन। क्या होना है? 34 का। 34 का होना है हमारा निर्वाचन। ठीक है, कितने बच गए? 26 बच गए। 26 का होना है मनोनयन। क्या होना है? 26 का होना है मनोनयन, या फिर मनोनीत होने हैं। कितने हमारे? 26 हमारे मनोनीत होने हैं। प्यारे साथी, आपको ये बात समझ में आई होगी। कैसे भैया? कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव जो काउंसिल बनाई गई थी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा, उसको यहाँ से द्विसदनीय बनाया गया। कितने सदन बनाए गए? 2 सदन। अरे पहले एक टांग थी, अब दोनों टांगें बना दी, क्या दिक्कत आ रही है ना? तो दूसरी टांगें, दोनों टांगों के नाम क्या क्या रखे गए? जितना पढ़ाई को आप सरलता रूप में समझेंगे उतना ही बढ़िया है। जितना आप सरलतम रूप बना सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, वरना सैद्धांतिक रूप तो प्यारे मित्रों समझ में आता ही नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, तो द्विसदनीय बनाया गया। द्विसदनीय मतलब कौन कौन सदन बनाए गए? एक का नाम रखा गया विधानसभा, दूसरा का नाम रखा गया राज्य परिषद। ये जो विधानसभा थी, विधानसभा में 145 मेंबर हैं। 145 में से 104 का निर्वाचन होना है, और 141 का 41 का क्या होना है? मनोनयन होना है। 105 और 104 और 41 कितना हो गया? 145। राज्य परिषद, राज्य परिषद में 60 सदस्य हैं। 60 में से कितने? 34 का निर्वाचन होना है, और 26 का होना है मनोनयन। बात क्लियर है? बात क्लियर है? प्यारे मित्रों सुनिए, ये जो निर्वाचन होना है, ये जो निर्वाचन होना है प्यारे मित्रों 34 का और 104 का, ये निर्वाचन होना है कैसा? ये निर्वाचन होना है प्रत्यक्ष तरीका से। कैसा होना है? ये प्रत्यक्ष तरीका से निर्वाचन होना है, यानी कि यहाँ पर जनता भागीदारी करेगी, जनता भागीदारी करेगी। और प्यारे मित्रों जब ये प्रत्यक्ष निर्वाचन होना है, तो प्रथम जो निर्वाचन हुआ, प्रथम निर्वाचन जो हुआ प्यारे साथी, प्रथम निर्वाचन हुआ 1926 में। और बात करी जाए अंतिम निर्वाचन की, बात करी जाए प्यारे मित्रों अंतिम निर्वाचन की बात करी जाए, तो ये हो 1945 में। कब हुआ? 1945। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है दोस्तों। एक बार मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा था, एक बार और कोई सी पीसीएस में पूछा, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा था। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर विधायिका का अंतिम निर्वाचन कब हुआ? तो 1945 में हुआ। प्रथम कब हुआ? तो 1926 में हुआ। और ये जो निर्वाचन है ये प्रत्यक्ष तरीका से होना है। इस प्रत्यक्ष निर्वाचन में प्यारे साथियों वोट डालने का अधिकार किस किस को दिया गया? तो प्यारे साथी इसमें जो वोटिंग जो कर सकते थे, इसमें जो वोट डाल सकते, इसमें जो वोट यानी मतदान जो करने का अधिकार दिया गया, इसमें जो मतदान कर सकते थे वो कौन कौन कर सकते थे? जो प्यारे मित्रों करदाता थे, जो करदाता थे या फिर जो शिक्षित थे। कौन थे? जो शिक्षित थे, जो धनी लोग थे, जो धनी लोग थे। बात समझ में आ रही है? ये लोग जिनके पास, धनी मतलब जिनके पास संपत्ति थी, धनी मतलब जिनके पास संपत्ति थी, जिनके पास संपत्ति थी, वही लोग 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो चुनाव हुए उनमें भागीदारी करते थे। इसमें दासों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। बात समझ में आ रही है प्यारे मित्रों? ठीक है ना? तो उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। मक्खी परेशान कर रही है। प्यारे मित्रों मक्खी परेशान कर रही है। तो क्या बताया मैंने कि भैया ये जो निर्वाचन हुए, निर्वाचन में करदाता जो कर देते थे सरकार को, उनको वोटिंग का अधिकार था, और जो शिक्षित लोग थे, जो ज़्यादा शिक्षित थे उनको अधिकार था, और जो धनी लोग थे यानी जिनके पास संपत्ति थी उनको अधिकार था। महिलाओं को अधिकार नहीं था, दासों को अधिकार नहीं था,
जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको अधिकार नहीं था, बुजुर्गों को अधिकार नहीं था। बात समझ में आ रही है? ठीक है मेरी बात यहाँ तक? बहुत बढ़िया, बात मेरी यहाँ तक प्यारे मित्रों ठीक हो जानी चाहिए। आगे बढ़ूँ मैं। आगे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय कब बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम से केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय बनाया गया। प्यारे साथी, आप लोग यहां तक समझ गए होंगे? समझ गए? चलिए देखिए, अब अगला प्रावधान देखेंगे हम लोग। अब अगला देखें, प्यारे साथी लगे रहिए आप लोग, और जल्द से जल्द सिलेक्शन लेकर के एफएम गोल्ड परिवार के कभी स्टूडियो आइए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, कभी हमें भी याद कीजिए, और मिठाई लेकर के जल्द से जल्द आप लोग एफएम गोल्ड परिवार के पास आइए, जल्द से जल्द। प्यारे साथियों, कोशिश हमारी रहेगी, आपकी भी रहेगी, और इस बार पेपर की खोपड़ी में हम लोग छेद कराकर रहेंगे। तो अगला है, यहां पर क्या हुआ आपने देख लिया, केंद्र की जो विधायिका है उसको द्विसदनीय बनाया गया। यहां पर प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। प्यारे साथियों, अगला प्रावधान है प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। कैसे किया गया? प्यारे मित्रों सुनिएगा, यहां पर क्या हुआ कि जो केंद्र एवं प्रांतों के विषयों को, अलग अलग किया गया। देखिए प्यारे साथियों, मैंने बताया कि आंशिक उत्तरदायी सरकार गठन कैसा होगा, अब मैं आपको बताऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि केंद्र एवं प्रांतों के विषयों को अलग अलग किया गया। ऐसा नहीं है कि भैया केंद्र के विषय अलग होंगे, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। ये जो सूचियां हैं जो बनाई गई हैं 1935 में बनाई गई हैं, लेकिन 1919 में क्या किया जा रहा है? 1919 में किया जा रहा है कि केंद्र द्वारा ही कुछ विषय, प्यारे मित्रों, केंद्र द्वारा ही कुछ विषय प्रांतों को क्या किए जा रहे हैं? ट्रांसफर किए जा रहे हैं केंद्र द्वारा प्रांतों को कुछ विषय, यानी कि हस्तांतरित किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? हस्तांतरित किए जा रहे हैं केंद्र द्वारा प्रांतों को विषय। और प्यारे साथियों, जो विषय प्रांतों को दिए गए थे केंद्र के द्वारा, उन प्रांतों के विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में बांटा गया? यह सब लिखिए, प्रांतों के विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला दोस्तों इन्होंने बताया कि आरक्षित विषय यानी कि रिजर्व सब्जेक्ट, हस्तांतरित विषय, यानी कि ट्रांसफर सब्जेक्ट, और आरक्षित विषयों में जो विषय रखे गए, वित्त, पुलिस, सेना, न्याय, राजस्व, ये सभी जो विषय थे वो आरक्षित विषयों में रखे गए।
और हस्तांतरित विषयों में रखे गए जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, ये सभी सब्जेक्ट प्यारे मित्रों हमने रख दिए कहाँ पर, हस्तांतरित विषय में। एक आध और लिख लिएगा जैसे कृषि, ठीक है। इन विषयों को हमने हस्तांतरित विषयों में डाला। देखिए सुनिए, मैंने क्या आपको क्या बताया, मैंने बताया कि आंशिक उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। गुरुजी कैसे किया गया, ये बात तो अभी समझेंगे हम लोग। लेकिन केंद्र के और प्रांतों के विषयों को अलग अलग किया गया। ये विषयों का पृथक्करण नहीं था, शक्तियों का पृथक्करण नहीं था, बल्कि केंद्र द्वारा ही कुछ विषय प्रांतों को हस्तांतरित किए गए थे। और जो विषय प्रांतों को हस्तांतरित किए गए थे साथियों, उन विषयों को दो भागों में हमने विभाजित किया। कौन कौन से, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, यानी रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट में ना इन्होंने किस किस को रखा कि पुलिस, वित्त, न्याय, सेना, राजस्व, इन सबको रखा। हस्तांतरित विषय यानी ट्रांसफर सब्जेक्ट में किनको रखा, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, इन सब को रखा प्यारे साथियों, इन सब को रखा। तो ये जो आरक्षित विषय थे प्यारे साथी, ये जो आरक्षित विषय थे, इन आरक्षित विषयों को जो प्रशासन करता, इनका जो प्रशासन जो करता, प्रशासन, इनका जो प्रशासन जो करता, प्रशासन, इनका जो प्रशासन किया जाता। भैया प्रांतों की बात चल रही है तो प्रांतों में गवर्नर है, प्रांतों के गवर्नर प्लस उसकी कार्यकारी परिषद इसके क्या करती, प्रशासन करती। और गवर्नर की नियुक्ति कौन कर रहा है, वायसराय कर रहा है। कौन कर रहा है, वायसराय कर रहा है, वायसराय। और वायसराय की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है, क्राउन के द्वारा की जा रही है, क्राउन के द्वारा की जा रही है। प्यारे साथी एक बात समझे आप लोग कि आरक्षित विषयों को जो प्रशासन किया जा रहा है वो गवर्नर के द्वारा किया जा रहा है। इसकी नियुक्ति वायसराय, वायसराय मतलब क्राउन, वायसराय की नियुक्ति क्राउन। मतलब टोटली अगर इनडायरेक्टली हम मान के चलें, अप्रत्यक्ष तरीका से यदि मैं मान के चलूं, तो प्यारे मित्रों क्राउन के द्वारा किसका शासन किया जा रहा है, आरक्षित विषयों को शासन किया जा रहा है। समझ में आ रही है बात, यानी कि आरक्षित विषय का प्रशासन किसके द्वारा किया जा रहा है, क्राउन के द्वारा। इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तरीका से देखा जाए तो ये किया जा रहा है। और आरक्षित विषयों का प्रशासन हस्तांतरित विषयों किसके द्वारा किया जा रहा है, हस्तांतरित विषयों का किसके द्वारा किया जा रहा है, तो हस्तांतरित विषयों किया जा रहा है गवर्नर प्लस आप जानते कि विधान परिषद जो थी वो तो हमारी कहाँ थी, प्रांतों में भी थी विधान परिषद। यानी गवर्नर करेगा लेकिन विधान परिषद के माध्यम से करेगा। और इस विधान परिषद में तो प्यारे मित्रों हमारे भारतीय भी हैं, भारतीय भी हैं, अरे हैं ना, हैं भारतीय भी हैं हमारे, किसमें, इस विधान परिषद में। तो प्यारे मित्रों एक बात समझिएगा, तो ये जो गवर्नर था प्लस उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, यदि इसके विरोध में विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आती थी, अविश्वास यदि प्रस्ताव लेकर के आती, तो प्यारे मित्रों गवर्नर उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्यों को इस्तीफा देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था, इस्तीफा देना पड़ता था। समझ में आ रही है बात, मेरी बात समझ में आ रही प्यारे मित्रों। मैंने क्या बताया कि भैया हस्तांतरित विषयों का प्रशासन किया जा रहा है गवर्नर और विधान परिषद के माध्यम से करेगा। और विधान परिषद हमारे भारतीय भी हैं, जब भारतीय हैं तो भैया कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर के आएंगे। हो सकता है सरकार पर विश्वास ना हो उन्हें। किन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हस्तांतरित विषय की बात कर रहे हैं हम। तो यदि हस्तांतरित विषय पर अविश्वास प्रस्ताव विधान परिषद लेकर के आती, भारतीय लेकर के आते, तो ये जो गवर्नर उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं इनको इस्तीफा देना पड़ता था। यानी कि हो गई ना होगी उत्तरदायी सरकार। अरे प्यारे मित्रों हो गई ना होगी उत्तरदायी सरकार, अरे हो गई ना होगी उत्तरदायी सरकार। कैसी हो गई, उत्तरदायी सरकार हो गई। कैसी हो गई, उत्तरदायी सरकार हो गई। उत्तरदायी सरकार हमारी हो गई। लेकिन यह पूर्णतः उत्तरदायी सरकार नहीं है। यदि इन वाले विषयों पर भी, ये जो आरक्षित विषय हैं इन वाले विषयों पर भी हमारी कैसी होती, यदि
अविश्वास प्रस्ताव आने पर इस्तीफा देते। इन विषयों पर भी उत्तरदायी ये वाले विषय भी होते हमारे लिए, भारतीयों के लिए। तो हम पूरी तरीके से कह सकते थे कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। लेकिन अब हमें केवल एक अंश पर दी गई है, एक छोटे से अंश पर हमें उत्तरदायी सरकार दी जा रही है, तो हम इसे कह रहे हैं आंशिक उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। तो कैसा आ गया ना, आगे प्रांत में आंशिक उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। बात क्लियर। एक बात और समझिए प्यारे मित्रों, मैंने बताया आपको कि ये जो हस्तांतरित विषय हैं, ये वाले जो हस्तांतरित विषय हैं, इनका प्रशासन भारतीय कर रहे हैं। इनका प्रशासन भारतीय कर रहे हैं विधान परिषद के माध्यम से। और ये जो आरक्षित विषय हैं, रिजर्व सब्जेक्ट हैं, इनका प्रशासन कौन कर रहा है? क्राउन कर रहा है। बात समझ में आ रही? दोस्तों, जहाँ दो लोगों का शासन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? द्वैध शासन। द्वैध शासन। तो आपसे क्वेश्चन बनता है प्यारे मित्रों, आपसे क्वेश्चन बनता है कि प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। यहाँ से लागू किया गया, प्रांतों में यहाँ से द्वैध शासन लागू किया गया। प्यारे साथी, बात समझ में यहाँ तक आ जानी चाहिए आप लोगों के लिए प्यारे साथियों। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रावधान देखेंगे। अगला प्रावधान देखें हम लोग यहीं से। तो आप जानते कि 1909 में जो अंग्रेजों ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की थी, इसका भारतीय कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे कि भैया आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने मुसलमानों के लिए एक अलग ही संप्रदाय के तौर पर स्थापित कर दिया है, एक अलग ही संप्रदाय के तौर पर स्थापित कर दिया है मुसलमानों की, आपने समाज में एक अलग ही जगह बना दिया है, इसलिए कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे। लेकिन ये ठहरे अंग्रेज, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने दोस्तों इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का और विस्तार किया। लिखिए अगला, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करके ईसाइयों को, सिखों को, आंग्ल भारतीयों को दिया गया। हम तो इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन प्यारे मित्रों ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये दम पे दम क्या हो रहे, भारत में बंटवारा किए जा रहे थे। इसे कहते हैं ना हम लोग, फूट डालो शासन करो नीति। ये हमारे भारत को बांटते जा रहे थे और शासन करते जा रहे थे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को और बढ़ा दिया इन्होंने। कहाँ कहाँ लागू कर दिया? ईसाइयों को दे दिया, सिखों को दे दिया, आंग्ल भारतीयों को दे दिया। मुसलमानों को पहले ही दे चुके हैं प्यारे मित्रों, मुसलमानों को ये पहले ही दे चुके हैं। प्यारे मित्रों, अब मैं जरा इसके लिए रफ कर दूं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ जाएंगे आप लोग? बहुत बढ़िया, अति सुंदर। प्यारे मित्रों, साथ बना रखें। एफएम गोल्ड परिवार बहुत मेहनत करता है आप लोगों के लिए, और आप लोग सदैव हमारा साथ बना के। प्यारे मित्रों, आपके साथ के बिना हम लोग अधूरे हैं। एफएम गोल्ड परिवार आपके साथ के बिना कुछ नहीं कर सकता। प्यारे मित्रों, हम लोग इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। क्या लिखिए अगला, केंद्रीय बजट को प्रांतों के बजट से अलग किया गया। केंद्रीय बजट को प्रांतों के बजट से अलग किया गया। अगला देखेंगे हम लोग, यहां से लोक सेवा आयोग
लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1919 के। किया कब गया? तो 1926 में। कब किया गया? 1926 में। अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे सर रॉस बारकर। रॉस बारकर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे प्यारे साथी। बात समझ में आ रही है? और लिखिए अगला। इन्होंने बताया कि भैया इस एक्ट की समीक्षा करने के लिए अब क्या हो चुका है, अब हमारा भारत शासन अधिनियम 1900, दोस्तों मक्खी परेशान कर रही है, बार बार कैमरा पे आ रही है, मक्खी परेशान कर रही है, बार बार कैमरा पे आ रही है। तो देखिए मैंने बताया कि इस एक्ट की समीक्षा करने के लिए लास्ट प्रावधान इसमें था कि इस एक्ट की समीक्षा करने के लिए अगले 10 वर्ष पश्चात, लिखिए अगला प्रावधान लास्ट इसमें है कि इस एक्ट की, इस अधिनियम की, इस अधिनियम की समीक्षा करने हेतु अगले 10 वर्ष पश्चात, अगले 10 वर्ष पश्चात इस एक्ट की समीक्षा करने हेतु अगले 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का गठन किया जाएगा। गठन किया जाएगा। लेकिन प्यारे मित्रों मैं आपको बता दूं कि अगले 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का गठन नहीं किया गया। मैं आपको बता रहा हूं कि अगले 10 वर्ष पश्चात एक आयोग का गठन नहीं किया गया, बल्कि दोस्तों 2 वर्ष पहले ही कर दिया गया। 2 वर्ष पहले ही कर दिया गया। आप पूछो गुरुजी ऐसा क्यों हुआ? तो क्यों का जवाब तो प्यारे साथियों हम देंगे। देखिए सुनिएगा, इन लोगों ने भारतीयों के लिए कैसी उत्तरदायी सरकार देने की बात करी थी। इन्होंने कहा था कि हम पूर्णतः उत्तरदायी सरकार देंगे आप लोगों के लिए। लेकिन उत्तरदायी सरकार कैसी दी इन्होंने? अरे कैसी उत्तरदायी सरकार दी? आंशिक तौर पर उत्तरदायी सरकार इन्होंने हमें दी। दूसरा, हम जब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विरोध कर रहे हैं तो आप लोग क्यों उसे बढ़ाते हो जा रहे हैं? क्यों उसे आप लोग बढ़ाते हो जा रहे हैं? तो प्यारे मित्रों इसका कहीं ना कहीं विरोध था भारतीयों में, भारत में कहीं ना कहीं विरोध था, आक्रोश था। इसी विरोध के चलते प्यारे मित्रों इस आयोग का गठन 2 वर्ष पहले ही कर दिया गया। और यानी कि 1919 से 10 वर्ष पश्चात कितने होंगे? 1929। लेकिन आयोग का गठन किया गया 1927 में। कब किया गया? 1927 में किया गया। यह आयोग था साइमन आयोग। क्या कहलाया? साइमन आयोग का गठन किया गया, जिसमें प्यारे मित्रों 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? जिसमें 7 सदस्य थे। और सातों के सातों कैसे थे? सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे। कैसे थे? सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे। ये लीजिए प्यारे साथी, खेल दिया यहाँ पर इन्होंने, यहाँ खेला कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? यहाँ खेला कर दिया। मैंने बताया कि ये जो सातों के सातों सदस्य थे, ये सातों के सातों सदस्य अंग्रेज हैं। ये तो दोस्तों वही वाली बात हो गई कि कानून बनाओ तुम और समीक्षा भी आप ही करो इसकी। भैया बना रहे कानून तुम बना रहे हो, जांच भी तुम ही करो। ये तो यही वाली बात हो गई ना। भारतीय तो इसमें कोई भी नहीं है। तो दोस्तों जब भारतीय इसमें नहीं है तो हम कैसे मान लें प्यारे मित्रों, हम कैसे मान लें कि आपके द्वारा जो निर्णय दिया गया है, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वो तटस्थ होगा, वो न्यूट्रल निर्णय होगा। हम कैसे मान लें? हम कैसे मान लें? तो प्यारे मित्रों कहीं ना कहीं इस साइमन कमीशन का विरोध हुआ भारत में। इस साइमन कमीशन का विरोध हुआ। ये 1928 में कहाँ आया? भारत में आया। क्या आया? भारत आया। एक बार तो दोस्तों ये फरवरी में आया और एक बार अक्टूबर में आया, यानी कि 2 बार भारत में आया। ये बात समझ में आ गई मेरी यहाँ तक आपको कि साइमन कमीशन का विरोध भारत में हुआ। तो इसमें
सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे। तो भारतीयों ने कहा कि भैया हम न्यूट्रल निर्णय आपका नहीं हो सकता, हम जो है साइमन कमीशन के विरोध में हैं। भारत में उपस्थित सभी दलों ने विरोध किया, कांग्रेस ने भी विरोध किया। प्यारे मित्रों, कांग्रेस ने अपने दिसंबर 1927 का जो मद्रास अधिवेशन हो रहा था, दिसंबर 1927 में मद्रास अधिवेशन, जो कि किसकी अध्यक्षता में हो रहा था? एम.एन. अंसारी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। एम.एन. अंसारी साहब की अध्यक्षता में क्या हो रहा था? दिसंबर 1927 का मद्रास अधिवेशन हो रहा था। इसमें इसका क्या हुआ? विरोध हुआ। क्या हुआ? इसका विरोध हुआ प्यारे साथियों। इसका विरोध हुआ। और ये वही साइमन कमीशन है जिसके विरोध में साथियों लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज में मृत्यु हो गई थी प्यारे साथियों। गो बैक साइमन का नारा देते हुए, साइमन वापस जाओ का नारा देते हुए किसकी मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। मैंने आपको बताया कि जो साइमन कमीशन था इसका भारत में अधिक मात्रा में विरोध हुआ। भारत में सभी दलों ने विरोध किया, कांग्रेस ने भी विरोध किया, अन्य दलों ने विरोध किया। कांग्रेस ने अपने दिसंबर 1927 के जो कि मद्रास अधिवेशन था, एम.एन. अंसारी साहब की अध्यक्षता में हो रहा था, उसमें विरोध किया। प्यारे साथी, वही साइमन कमीशन है जिसमें लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा देते हुए, साइमन वापस जाओ का नारा देते हुए प्यारे साथियों, साइमन वापस जाओ का नारा देते हुए। लेकिन इसी समय प्यारे मित्रों, इसी समय क्या था? इसी समय भारत में जो भारत सचिव थे वो थे लॉर्ड बर्किनहेड। कौन थे? लॉर्ड बर्किनहेड क्या थे? यहाँ के भारत सचिव थे। भारत सचिव इसी समय जब हम ज़्यादा मात्रा में विरोध कर रहे थे तो भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड कौन थे? लॉर्ड बर्किनहेड। भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड जो थे, भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को चेतावनी दी। क्या दी? भारतीयों को चेतावनी दी। भारतीयों को चेतावनी दी कि यदि आप इतने ही होशियार बनते हैं, यदि आप इतने टैलेंटेड हैं तो आप क्या कीजिए, आप एक संवैधानिक मसौदा तैयार करके क्यों नहीं लाते? एक संवैधानिक मसौदा तैयार करके क्यों नहीं लाते? संवैधानिक मसौदा, एक संवैधानिक मसौदा तैयार करके लाओ। किसने कहा? तो भैया लॉर्ड बर्किनहेड साहब ने, जो भारत सचिव हैं इस समय, जो भारतीयों को चेतावनी दे रहे हैं। और प्यारे मित्रों, हमें चेतावनी मिले और हम स्वीकार ना करें। अरे विनोद, हमें चेतावनी मिले और हम स्वीकार ना करें। अरे हम भारतीय, ओफो, कहीं ना कहीं गुरु जी बात पची नहीं, कहीं ना कहीं बात पची नहीं। अभी अगली फिल्म दिखाऊंगा मैं आपको, जरा मैं इसे रफ कर लूँ प्यारे साथी। समझते रहेंगे प्यारे साथियों, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। FM गोल्ड परिवार सदैव आपके साथ है। मित्रगण साथी मेरे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें ताकि आप लोगों का भला और आपके जो भाई बंधु हैं उनका भी भला हो सके। प्यारे साथियों, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है और बहुत ही ज़्यादा हमारे चैनल के लिए और आप सभी लोगों की मेहनत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जितनी मेहनत आप करेंगे चैनल को शेयर करने में, उतना ही ज़्यादा प्यारे साथियों हम भी मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने में। बात ठीक है मेरी यहाँ तक? बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि 1928 के समय, इसी समय भारत सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड। और लॉर्ड बर्किनहेड साहब ने भारतीयों को चेतावनी दी, यदि आप इतने टैलेंट बनने हैं, क्योंकि भारतीय जो विरोध कर रहे थे साइमन आयोग का, साइमन कमीशन का,
तो भारतीय को चेतावनी दी कि भारतीय यदि आप इतने ही चालाक हैं, इतने ही टैलेंट हैं, तो आप क्या कीजिए, आप एक संवैधानिक मसौदा तैयार करके क्यों नहीं लाते, आप एक संवैधानिक मसौदा तैयार करके क्यों नहीं लाते, भारतीयों से कहा गया। तो दोस्तों भारतीय को चेतावनी मिले और भारतीय स्वीकार न करें, ऐसा जो है हो नहीं सकता। तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू समिति का गठन किया गया, और नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को दोस्तों प्रस्तुत करी। अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी? 10 अगस्त 1928 को नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी प्यारे साथियों। और नेहरू समिति ने ये रिपोर्ट किसके समक्ष रखी? ये ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी। और नेहरू समिति ने अपनी इस रिपोर्ट में कुछ न कुछ मांगे मांगी कि भाई हमारी कुछ मांगे हैं ब्रिटेन की सरकार से कि हमारा जो मसौदा है, ये जो हमने प्रारूप तैयार किया है, संवैधानिक मसौदा हमने तैयार किया है 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा, इसमें हमारी कुछ मांगे हैं। तो लिखिए मांगे, अपनी कॉपी में हेडिंग डाल रहे हैं नेहरू समिति की मांगे। तो जैसे इन्होंने कहा कि केंद्र में पूर्णतः उत्तरदायी सरकार, केंद्र में पूर्णतः उत्तरदायी सरकार दीजिए। इन्होंने कहा कि प्रांतों में प्रांतीय स्वतंत्रता दीजिए, प्रांतीय स्वतंत्रता दीजिए, प्रांतीय स्वतंत्रता दीजिए। इन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय दीजिए, औपनिवेशिक स्वराज दीजिए, इन्होंने कहा कि भैया आप लोग जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की रट लगा के बैठे हैं, आप उसको बंद कीजिए। यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बंद किया जाए। ठीक है। और अगला बताया कि ये जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतों को केंद्र के अधीन किया जाए। ये लीजिए, मैंने आपको बताया कि ये जो नेहरू समिति बनाई गई थी, प्यारे मित्रों, इसमें 10 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य थे? इसमें 10 सदस्य थे। और इस नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी 10 अगस्त 1928 को। कब प्रस्तुत करी प्यारे साथियों? 10 अगस्त 1928 को इस नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। और नेहरू समिति की जो रिपोर्ट आई उसमें कुछ मांगे जो मांगी नेहरू समिति ने, ये मांगे निम्नलिखित थी। जैसे केंद्र में पूर्णतः उत्तरदायी सरकार दीजिए, प्रांतीय स्वतंत्रता दीजिए, हमको मौलिक अधिकार दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय दीजिए, औपनिवेशिक स्वराज दीजिए। और आप लोगों ने जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के रट लगाए बैठे हैं आप लोग, उसको समाप्त कीजिए। और अंत में कहा कि ये जो देसी रास्ते हैं इनको केंद्र के अधीन कीजिए। प्यारे मित्रों, इस समय एक व्यक्ति और पनप चुका था भारत में, जिसे हम कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, जिसकी पार्टी थी मुस्लिम लीग। तो नेहरू समिति के विरोध में नेहरू समिति की जो रिपोर्ट आई, नेहरू समिति की रिपोर्ट के विरोध में मुस्लिम
लीग द्वारा अपनी 14 सूत्री मांग रखी। कब? 29 मार्च 1929 को। कब मांगी? क्या कब इन्होंने अपनी नेहरू समिति के विरोध में कौन सी मांग रख रहे हैं? मुस्लिम लीग के द्वारा जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो अपनी 14 सूत्री मांग रख रहे हैं 29 मार्च 1929 को। और प्यारे मित्रों, अगले ही वर्ष मई 1930 में, अगले ही वर्ष मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है। क्या आई? साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ गई। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट में क्या हो गया? यहाँ पर कुछ झोला हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर कुछ भैया इन्होंने खेला कर दिया। क्या कर दिया? खेला कर दिया कि जो मांगे हम मांग रहे थे, जो मांगे नेहरू समिति मांग रही थी, ब्रिटेन की सरकार थे, वो कहीं ना कहीं उन मांगों को यहाँ पर विरोध किया गया। और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट उनके विरोध में थी, यानी भारतीयों के विरोध में आई साइमन कमीशन की रिपोर्ट। कि इसमें क्या बताया? इसमें कहा गया कि भैया केंद्र में द्वैध शासन लगाया जाए। क्या कहा? केंद्र में द्वैध शासन लगाया जाए। दूसरा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया जाए। और इन्होंने बताया कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। ये लीजिए प्यारे मित्रों, हम कह रहे थे कि केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार दीजिए, क्या कह रहे हैं? केंद्र में द्वैध शासन लाइए। हम बात कर रहे थे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का, हम विरोध कर रहे थे, हम मना कर रहे थे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मत लाइए। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का और बढ़ाया जाए, इसको विस्तार किया जाए। और इन्होंने कहा कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। और प्यारे साथियों, आगे क्या होगा? आगे होगा ये कि मई 1930 में जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई है, इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए या फिर भारत के संवैधानिक इतिहास को और आगे बढ़ाने के लिए इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। प्यारे साथियों, इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। 1930 का फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 का तृतीय गोलमेज सम्मेलन। प्यारे साथियों, गोलमेज सम्मेलनों पर और इस ऐतिहासिक विकास को हम लोग कल ही समाप्त कर देंगे अगली वीडियो में। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में प्यारे साथियों, जब तक के लिए विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।